हमारे हिंदू पौराणिक के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये ऐसे 3 देवता हैं जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखे हैं। एक उसी प्रकार हमारे फिजिक्स में भी 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जो इस यूनिवर्स के फिजिकल फेनोमेनन को डिस्क्राइब करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, देन द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, then the third one is strong nuclear force, then the last but not the least is the weak nuclear force। अब हम इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस को इन डिटेल स्टडी करेंगे। So the first fundamental force is gravitational force. Gravitational force is the force of attraction between all the masses in the universe। हमारे यूनिवर्स में जितने भी masses हैं या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जो एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है उसे हम जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्स आप लोग जानते होंगे अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, राइट? अट्रैक्टिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ खींचता है, मतलब पास में लाता है, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अभी ही मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ खींचता है। सो इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। So the second property is it is a universal force. Why it is a universal force? Because gravitational force acts on every single object in this universe having some mass m. Regardless of its size, regardless of its location, it is applicable to all. So then the third property is it is a long range force. Why it is a long range force? Because it acts over long distance without any physical contact। Then the fourth property is it obeys inverse square law। Now what do you mean by inverse square law? See, we have a formula to calculate gravitational force which is F equals to G whole into m1 m2 divided by r square, where m1 is the mass of the first object and m2 is the mass of second object. Here this G is the gravitational constant. Now this G has the value of 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square, and this r is the distance between the 2 objects. So we can see the force F is inversely proportional to the r square, so it obeys inverse square law। Then the fifth property is it is the weakest force of nature। हमने अभी देखा कि हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी वीक है, सो इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। एंड देन द लास्ट प्रॉपर्टी इज इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स एंड हेंस कंजर्वेटिव। तो अभी हम देखेंगे ये सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है। This gravitational force is a central force because it acts along the line joining the center of the two masses। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दोनों के सेंटर को जोड़ने वाले सीधी लाइन के अलोंग लगता है। सपोज़ मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m1 और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m2। ओके, तो इसका लेट सपोज़ इसका सेंटर यहाँ पे है और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ पे है।
तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के माध्यम से जॉइन करते हैं तो उसी लाइन के अलोंग हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। एंड द सेंट्रल फोर्स इज़ ऑलवेज कंजर्वेटिव। तो अभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स को और अच्छे से समझ पाएँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कैसे एप्पल्स पेड़ से टूट के नीचे गिर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। इट बेसिकली पुल्स द एप्पल डाउनवर्ड। ये वाटरफॉल भी ग्रेविटेशनल फोर्स का एक एग्जाम्पल होता है। ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी जो झरने का पानी है वो नीचे की तरफ बहता है। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ पे ही काम करता है, कहीं और काम नहीं करता? दिस इज़ एन एग्जाम्पल टू योर क्वेश्चन। देखिए, ये एक प्लानिटरी सिस्टम है जहाँ पे सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हर एक प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। अगर ये ग्रेविटेशनल पुल ना होता तो पता नहीं ये प्लैनेट्स कैसे कैसे कहाँ कहाँ रिवॉल्व कर रहे होते। अभी हम देखेंगे सेकेंड फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। अगर मोर देन वन चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनके अंदर जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इफ़ चार्जेस आर इन रेस्ट इट इज़ गिवन बाय कूलम्स लॉ। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि चार्जेस स्टैटिक हैं या फिर उनमें कोई मोशन नहीं है, दे आर एट रेस्ट। ठीक, तो वहाँ पे जो हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं उसे हम कूलम लॉ की मदद से कैलकुलेट करते हैं। अभी ये कूलम लॉ जो है वो आपके क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में इन डिटेल दिया गया है। Whereas if the charges are in motion they generate electric field। यहीं अगर ये चार्जेस रेस्ट से मोशन में आ जाएं तो क्या होता है, तो करंट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से इन टर्न क्या जनरेट होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। हेंस द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज टर्म्ड। यहीं पे आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसी के नाम में ही नाम छुपा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैज़ टू टर्म्स, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म। Now we will see the properties of electromagnetic force. So the first property is it may be attractive और repulsive। आप लोगों ने पढ़ा होगा अट्रैक्टिव फोर्स कब जनरेट होता है, जब हमारे पास अनलाइक चार्जेस होते हैं। अनलाइक चार्जेस मतलब प्लस माइनस हो गया या फिर माइनस प्लस हो गया। और रिपल्सिव कब होता है, जब हमारे पास लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे कि प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर ये लाइक चार्जेस हो गए तो फिर हमारे पास क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। अगर वैसे ही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अगर हमारे पास अनलाइक पेयर बनता है चार्जेस का, तो हमें क्या मिलता है, अट्रैक्टिव फोर्स मिलता है। देन द सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह यहाँ पर भी क्या होता है, फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। सो इट ऑल्सो ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। देन द थर्ड प्रॉपर्टी इज इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स जस्ट लाइक आवर ग्रेविटेशनल फोर्स। इट ऑल्सो एक्ट्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, दैट इज वाई इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। देन द फोर्थ प्रॉपर्टी इज इट इज़ 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोग देख सकते होंगे, हमने अभी अभी पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है और अभी जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। सो देन द लास्ट प्रॉपर्टी इज इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स जस्ट लाइक आवर ग्रेविटेशनल फोर्स। Now we will see some examples of electromagnetic force। आप लोगों ने बचपन में शायद से कभी ये एक्टिविटी किया होगा कि जब आप लोग हेयर को कोम करते थे और वो कोम लेके जब आप छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास रखते थे तो वो पेपर के पीसेस क्या होते थे कि वो कोम के साथ चिपक जाते थे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप हेयर कोम करते हैं उस कोम में कुछ चार्ज जनरेट होते हैं
और वही कॉम जब आप लेके छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास रखते हैं, उस कॉम की वजह से उन पेपर में भी कुछ चार्जेस जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो पेपर आके कॉम के साथ चिपक जाते हैं। अब हमारे डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फ़ैन। इलेक्ट्रिक फ़ैन में एक मोटर होता है which is responsible for rotating the blades, which relies on the interaction between electric currents and magnetic fields. इसे पहचाना maglev train और magnetic levitation train. It is also a very good example of electromagnetic force. It is a high-speed train system that uses electromagnetic forces to levitate and propel the train above the track. अभी हम पढ़ेंगे थर्ड फंडामेंटल फोर्स के बारे में, विच इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने का काम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करता है, क्योंकि हम सबको पता है ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रली चार्ज होते हैं, मतलब इनका कोई चार्ज नहीं होता, ना ही ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इनका बेसिकली कोई चार्ज ही नहीं होता। और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के अंदर रिपल्शन होने लगेंगे, क्योंकि देखिए इनका तो कोई चार्ज नहीं है और इनका सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, हमारा लाइक चार्जेस। और लाइक चार्जेस के अंदर हमने अभी पढ़ा था कि उनके अंदर रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो जब रिपल्सन फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो कभी भी हमारा न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसी वजह से उसी रिपल्सन को मिनिमाइज करके जो न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने का जो काम करता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करता है। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। देन द सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट। अब चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, आपका प्रोटॉन के ऊपर जितना फोर्स एक्ट करेगा, आपका न्यूट्रॉन के ऊपर भी उतना ही फोर्स एक्ट करेगा, एंड आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर भी उतना ही फोर्स एक्ट करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, वो चाहे प्रोटॉन हो गया या फिर न्यूट्रॉन पेयर हो गया या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर हो गया, जो भी हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबके ऊपर इक्वली एक्ट करता है। वो किसी के भी चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट। देन द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं, वो लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, बट हमारा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ न्यूक्लियर डायमेंशन के अंदर ही एक्ट करता है, इसलिए वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। देन द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। हमारे पास जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, तो उन चारों में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स is the strongest force in nature, and it is about 100 times the electromagnetic force. हमने पिछले सेशंस में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो 10⁻36 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के भी 100 टाइम्स है, तो आप इसका स्ट्रेंथ समझ पा रहे होंगे कि कितना होगा। Now we will see some examples of strong nuclear force. This is a nuclear power plant, and all the reactions that are going in the nuclear power plant are based on the principle of strong nuclear force. See, strong nuclear force जो होता है वो हमारे न्यूक्लियस को स्टेबल बना के रखने का काम करता है। हमारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको अच्छी तरह से बाइंड करता है और न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होकर रहता है। पर जब यही न्यूक्लियस जब ब्रेक डाउन होता है, वो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज़ करता है और इन टर्न कुछ एनर्जी रिलीज़ होता है। यही एनर्जी हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या फिर किसी और काम में भी यूज़ होता है। द वर्किंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
Now we will study about the fourth fundamental force of nature, that is weak nuclear force. It appears only in certain nuclear process such as bitter decay process of a nucleus. हमारे न्यूक्लियस में एक बिटर डिके प्रोसेस होता है जहाँ पे ये वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है. बिटर डिके प्रोसेस को आसान भाषाओं में समझा जाए तो वो एक न्यूक्लियर प्रोसेस है जहाँ एक अनस्टेबल न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक पॉजिट्रॉन को एमिट करके एक स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये पॉजिट्रॉन क्या होता है, कितने टाइप्स के बिटर डिके होते हैं, ये सब चीज़ें आप जब फिजिक्स के हायर स्टडीज़ करेंगे तब आपको वो इन डिटेल में देखने को मिलेगा. Now let us see some properties of weak nuclear force. Just like your strong nuclear force, weak nuclear force is also a short range force. It is weaker than strong nuclear force and electromagnetic force but stronger than the gravitational force. Now let us look at some examples of weak nuclear force. So the reaction going in the core of the sun to emit energy happens due to the weak nuclear force. So here is the comparison of all the four fundamental forces of nature. Strong force is the strongest force of nature, than the electromagnetic force, which is stronger than the weak force, which is stronger than the gravitational force. So gravitational force is the weakest force of the nature. The ratio of the strength is 1:10 to the power minus 2 is to 10 to the power minus 13 is to 10 to the power minus 39. हम इस टॉपिक को यहीं पे आज एंड करते हैं. अभी आपका ये टास्क है कि हमने जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस अभी पढ़े उसके और भी एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. थैंक यू.